गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में अगर हम कहें तो सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में बात किया था हम लोगों ने, यानी कि सल्तनत कालीन में या हम कहें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इनके बारे में हमने बात किया था। अब इस क्लास में मुगल कालीन जितने भी स्रोत पाए गए, चाहे वह पुस्तक से संबंधित हो यानी कि साहित्यिक स्रोत, या हम कह सकते हैं पुरातात्विक स्रोत, चाहे वह मुगल कालीन यूरोपीय यात्रियों का विवरण हो, ठीक है। तो उनके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि जिस तरह से जो टॉपिक है उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सीरियल वाइज, क्योंकि क्या होता है कि आप कितनों भी पढ़िए और याद नहीं होता, तो जो याद नहीं होता उसको अलग अलग करके पढ़िए। जैसे साहित्यिक स्रोत में आपका आ जाएगा पुस्तक से संबंधित, फिर उसके बाद में पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा आपके जो अभिलेख, स्तंभ, या हम कहें कि जो मीनारें बनी हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद यूरोपीय यात्रियों का विवरण हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये अलग अलग जब हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अगर यही चीज़ हम एक में करके पढ़ लें तो कंबाइंड हो जाता है, जो कि समझ में नहीं आता। तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे, जैसा कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है। इसमें पहला जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में क्या है कि जो पहली पुस्तक है वो है तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी, ठीक है। अब इसके अगर हम लेखक की बात करें या इसके अंतर्गत पाया क्या गया, तो यह एक आत्मकथा है तुजुक-ए-बाबरी, जो कि इसका अनुवाद किया गया वो भी तुर्की भाषा, ठीक है। इसी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद है तुजुक-ए-बाबरी कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि अगर ये पुस्तक है तो ये क्या है, आत्मकथा, ठीक है, तुर्की भाषा में है, तुर्की भाषा में है, ठीक है। अब इसके आगे की अगर हम किसी में बात करें तो ये है क्या, तो जो बाबरनामा लिखा गया था, ठीक है, फारसी में अनुवाद रहीम खान-ए-खाना, ठीक है, यानी कि बाबर नामा का अनुवाद फारसी भाषा में, ठीक है। यही तुर्की भाषा है, तुर्की को ही फारसी का ही वो नाम दे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद, ठीक है। यह किया किसने था, अब्दुल रहीम खान-ए-खाना, अब्दुल रहीम खान-ए-खाना, ठीक है, इन्होंने किया था। तो इसमें जो वर्णन तात्कालिक समय का किया गया है वह है भारत के जलवायु का वर्णन, ठीक है। तो भारत के जलवायु का विवरण, जलवायु का विवरण, ठीक है, भारत में जलवायु का विवरण। और हिंदू राज्य जैसे
उस समय दो ही हिंदू राज्य थे, कौन? एक विजयनगर साम्राज्य, एक मेवाड़, ठीक है। तो उस समय के जो हिंदू राज्य थे, हिंदू राज्य, उनका वर्णन किया गया है। जैसे में विजयनगर साम्राज्य तथा मेवाड़, विजयनगर साम्राज्य और मेवाड़ यानी कि राजस्थान का क्षेत्र और महाराष्ट्र के एरिया का थोड़ा सा क्षेत्र, ठीक है, उस समय तत्काल के समय में। अगला है हुमायूंनामा। दूसरी जो पुस्तक है आपकी वो है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने इसे लिखा था। गुलबदन बेगम ने इसको लिखा था, ठीक है, जो कि यह एक फारसी भाषा में है। यानी कि अगर हम भाषा की बात करें तो कैसे है? फारसी भाषा, ठीक है। अब हम अगले की बात करें, ठीक। अगली पुस्तक जो है यानी कि थर्ड पुस्तक, वह थर्ड पुस्तक है तारीख ए शेरशाही। तारीख ए शेरशाही, ठीक है। इसमें क्या है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें अब्बास खां शेरवानी, शेरशाह एवं उनके उत्तराधिकारियों का वर्णन है, ठीक है। यानी कि किनके उत्तराधिकारियों का वर्णन है? इसमें अब्बास खां शेरवानी, अब्बास खां शेरवानी, ठीक है, तथा शेरशाह एवं उनके उत्तराधिकारी यानी कि शेरशाह सूरी जो थे, शेरशाह तथा इनके उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी का वर्णन तारीख ए शेरशाही में मिलता है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे तुजुक ए जहांगीरी, जो कि ये भी एक क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लें। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, जो कि यह एक आत्म कथा है, ठीक है, आत्म कथा है। इसकी भाषा की बात अभी हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, यह एक क्या है? आत्मकथा है। उसके बाद में मुतामिद खां एवं बख्शी की रचना यह मानी जाती है, यानी कि तुजुक ए जहांगीरी, मुतामिद खां एवं बख्शी की रचना एवं बख्शी की रचना यह है, ठीक है। ये थी आपकी 14। आते हैं 5वें नंबर पर, ठीक है। अगला है
शाहजहां कालीन रचना। तो शाहजहां कालीन रचनाओं में 3 रचनाएं मुख्यतः इनकी मिलती है, जैसे बादशाहनामा, ठीक है, बादशाहनामा। दूसरी जो पुस्तक है, इसमें ये पहली हो गई, दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है शाहजहांनामा, शाहजहांनामा। और तीसरी जो इनकी पुस्तक है वह है बादशाहनामा, बादशाहनामा, ठीक। अब इनके हम लेखक की बात कर लेते हैं, तीनों लोगों के। तो पहले के लेखक जो है वो है काजविनी, यानी कि जो आपके बादशाहनामा के लेखक हैं वो है काजविनी। काजविनी, ठीक है। दूसरे के लेखक हैं आपके इनायत खां। शाहनामा के लेखक हैं इनायत खां, ठीक है, इनायत खां। और तीसरी पुस्तक के लेखक हैं हामिद लाहौरी, हामिद लाहौरी, ठीक। ये तीनों पुस्तक और तीनों के लेखकों का नाम आपको पता चल गया। अब है औरंगजेब कालीन रचना। अभी हम लोग किसके रचनाओं को पढ़े हैं? शाहजहां कालीन 3 रचनाओं को, यानी कि ये जो है हमारे ये शाहजहां कालीन रचना है, ठीक है, जो कि 3 है। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे औरंगजेब कालीन रचना, ठीक। औरंगजेब कालीन रचना। तो इनके भी रचनाओं में 3 पुस्तक हैं, जैसे आलमगीर नामा, पहला जो है वह है आलमगीर नामा, ठीक है। दूसरी जो पुस्तक है वह है मुतराब उल लुबाब, मुतराब उल लुबाब, ठीक है। और तीसरी अर्थात अंतिम पुस्तक है उसका नाम है फतुहात ए आलमगीरी, फतुहात ए आलमगीरी, ठीक है, फतुहात ए आलमगीरी। तो ये जो पहली पुस्तक यानी कि आलमगीर नामा है, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है मिर्जा मोहम्मद काजिम, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, काजिम, मिर्जा मोहम्मद काजिम। और मुतराब उल लुबाब के लेखक हैं खफी खां, खफी खां। तीसरे एवं अंतिम है ईश्वरदास नागर, यानी कि इसके अगर हम लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक हैं ईश्वरदास नागर, ठीक है, ईश्वरदास नागर। तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा। ये शाहजहां कालीन 3 पुस्तकें हैं और ये औरंगजेब कालीन 3 पुस्तकें हैं। अब ये हमारा यहाँ साहित्यिक स्रोत समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम पुरातात्विक स्रोत की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब हम पुरातात्विक स्रोत की तरफ चलें, ठीक। तो यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए,
तो ये सभी आप सभी के समझ में आ रहा है। इतिहास बोरिंग नहीं है, लेकिन इसको पढ़ पढ़ के लोग बोरिंग बना देते हैं। इसको पढ़ने के लिए बस थोड़े से अपने मन को शांत रखिए और सही तरीके से पढ़िए। आधा घंटा 45 मिनट पढ़िए, फिर उठ जाइए, फिर उसके बाद पढ़िए, फिर उठ जाइए। इस तरह से क्या होगा कि बोरिंग भी महसूस नहीं होगा और इतिहास आपको अच्छी भी लगेगी। जैसे कि छोटे से के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब कहानियाँ सुनते हैं तो आप लोगों को अच्छी लगती है। तो उसी तरह इतिहास क्या है, एक कहानी है। और जब इसको इतिहास की तरीके से पढ़ेंगे तो कभी याद नहीं होगा। इसको एक कहानी की तरह से पढ़िए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान रखिए। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। जैसा कि साहित्यिक स्रोत पढ़ चुके हैं, अब हम पुरातात्विक स्रोत की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत। चलिए अब हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि दूसरा। पुरातात्विक साक्ष्य, इसमें पहला जो है वह है शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा। तो अगर हम मकबरे की बात करें तो मकबरा जिन जिन लोगों का बना होगा वो सारा का सारा आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व धरोहर सूची में उन्हें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, ये सासाराम के निकट अष्टकोणीय नामक स्थान पर है। ठीक है, यानी कि यह सासाराम में अष्टकोणिक स्थान, अष्टकोणिक स्थान पर है। ठीक है, या अष्टकोणीय इसको कह सकते हैं, अष्टकोणीय स्थान। ठीक है, यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है तथा चारों ओर झील का निर्माण किया गया है। जो इसमें सबसे जानने योग्य बातें हैं वह है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके चारों तरफ झील का निर्माण करवाया गया, यानी कि हम कह सकते हैं झील का निर्माण। ठीक है, वो भी कैसे, चारों तरफ झील का निर्माण। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर हम अगला पॉइंट और जानते हैं तो जो ये झील है उसी झील में ही इस मकबरे का प्रतिबिंब दिखता है। अब जैसे अभी हम कहें कि कोई मंदिर है और उस मंदिर को किसी नदी के किनारे बना दिया जाए तो उस नदी में उस मंदिर का प्रतिबिंब अवश्य ही दिखेगा, लेकिन कैसे, जब उसकी परछाई जाएगी या मतलब सूर्य ढल जाएगा तब भी उसका एक प्रतिबिंब हमेशा उस जल में बना रहेगा। उसी तरह से जो ये झील है, उस झील में इस मकबरे का प्रतिबिंब हमेशा बना रहता है। ठीक है, इसका निर्माण प्रारंभ करवाने वाला शेरशाह सूरी था तथा इस्माइल शाह ने इसको पूर्ण करवाया। ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी का देहांत हुआ, उसके बाद इसका निर्माण यानी कि पूर्ण निर्माण इस्माइल शाह ने करवाया। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें प्रारंभ की, ठीक है, तो प्रारंभ में
इसका निर्माण शेरशाह द्वारा करवाया गया, यानी कि शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। लेकिन पूर्ण किया गया इस्माइल शाह द्वारा, इस्माइल शाह द्वारा इसको पूर्ण किया गया। ठीक है, इसको पूर्ण किया गया। अगला है हुमायूं का मकबरा। दूसरा, हुमायूं का मकबरा। जब इनके शासकों को पढ़ाएंगे तो एक बार बीच बीच में हम रिपीट कर देंगे इसको, कि जिसके आप लोगों के मन में दोबारा से वह क्या हो जाए, आ जाए। तो ऐसा रहेगा कि एक बार ऐसे जान लीजिए, दोबारा से जब हम इसको रिपीट कर देंगे अच्छे से तो दोबारा जान लीजिएगा, तो फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग अब आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि हुमायूं का मकबरा। इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि यह विश्व धरोहर स्थल घोषित है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में चारबाग शैली का प्रथम निर्माण इनके मकबरे में देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि चारबाग शैली की अगर आप बात करेंगे, जब इसमें आप कल्चर में पढ़ेंगे तो कल्चर में आपके चारबाग शैली का निर्माण जरूर होगा। कला एवं संस्कृति में तो उसमें चारबाग शैली एक प्रकार की बुनाई होती है, जो सुई और धागे द्वारा किया जाता है, उसको अच्छी खासी से कढ़ाई के तरीके से बुना जाता है। तो उसी बुनका मॉडल इनके मकबरे पर चारबाग शैली का उदाहरण देखा जाता है। ठीक है, यानी कि इनके मकबरे पर चारबाग शैली का प्रथम उदाहरण मिलता है। ठीक है, चारबाग शैली का प्रथम उदाहरण मिलता है। ठीक, और अगर हम मुगल कालीन कलाओं की बात करें, यानी कि पुरातात्विक स्थलों में कलाओं की बात करें, तो यह पहला ऐसा है कि जो मुगल काल का देखा गया। यह कैसा है, पहला जो मुगल काल का देखा गया। ठीक है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि मुगल वास्तुकला का प्रथम विवरण है। ठीक है, मुगल वास्तुकला का प्रथम विवरण। ठीक है, मुगल वास्तुकला का प्रथम विवरण। ठीक, ये क्लियर हुआ आपका। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद आता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जैसे आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, यह काफी एक प्रसिद्ध स्थल है जो कि मजार के रूप में पूजी जाती है। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी को भी बसाने वाला मुगल काल का ही शहंशाह अकबर था, जिसने उस फतेहपुर सीकरी में जंगल लगवाया, यानी कि जो बाग लगवाया, उस बाग में पूरी तरह से नहर का निर्माण करवाया और उसी नहर के द्वारा यहाँ की सिंचाई प्रारंभ की। ठीक है, तो नहर का भी पहली बार योगदान यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि हम बात करें किसके, फतेहपुर सीकरी। तीसरा,
इसका निर्माण अकबर द्वारा किया गया था और यह 1517 ईस्वी में आगरा में किया गया। आगरा 1517 ईस्वी। ठीक है। मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण फतेहपुर सीकरी को माना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं वास्तुकला का सबसे बेहतर उदाहरण मुस्लिमों में। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना पढ़े। अब आगे इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे वीडियो आप सभी को प्राप्त हो सके। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इसमें अनेक प्रकार की जानकारियां, जैसे आप अगर पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जिस प्रकार से भी पूछेगा सारे जवाब आपके प्रोवाइड होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।